गुड इवनिंग क्लास। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के दिन पे हम चालू करने जाएंगे एक स्टैटिक जीके सीरीज। मतलब सीरीज क्या है, हम कंप्लीटली पॉलिटी हो गया है, पहले पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स भी, साइंस के भी कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे करके करके पूरा जितना भी आप स्टैटिक जीके का टॉपिक है उसको एक एक करके हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा खराब ना करते हुए। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, विजेता वो नहीं है जो जीतता है, विजेता वो है जो कभी हार नहीं मानता। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, एक दिन विजेता जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में पहले जो कोर्स स्ट्रक्चर आप लोग का है, तो पॉलिटी में पहले चालू करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं भारत के संवैधानिक का विकास, कैसे संविधान विकास हुआ, कैसे संविधान बना, कैसे गठन हुआ। उसके बाद फिर चालू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, कौन सा आर्टिकल्स में क्या क्या है, और उसके बाद आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा अलग वे में पढ़ेंगे, अलग वे में स्टार्ट करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको पहले संविधान का पता हो गया तो फिर आप बाकी सबको तो जान ही लेंगे। पहले रूल क्या है, कैसे बनता है, रूल का मतलब क्या है, क्यों रूल बनाया जाता है, वो सब समझ लीजिए। वो सब समझने के बाद बाकी तो आप लोग समझ ही जाएंगे। फिर चार्टर अधिनियम कौन सा था, भारत शासन अधिनियम था, इसकी क्या ज़रूरत पड़ा, तो उसके लिए पहले हमको रूल तो जानना पड़ेगा ना, कि रूल क्यों बना, कैसे बना, रूल बनने का मतलब क्या है, क्या ज़रूरत था। तो उसके बाद वो सब तो ऐसे ही आदमी में रट्टा मार ही लेगा बाद में, थोड़ा थोड़ा समझ के उसको याद रखने वाली चीज़ें। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा, जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सब। पहला क्वेश्चन है, संविधान क्या चीज़ है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक्चुअल में कुछ नहीं है, संविधान एक तो लिखित दस्तावेज है, मतलब एक तो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि राज्य हमारा कैसे चलेगा, जो देश हमारा कैसे चलेगा, कौन इसका हेड रहेगा, क्या करेगा क्या नहीं, ये सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो ये चिंता कैसे आया, आदमी जब पहले पैदा हुआ तो पहले तो आदि मानव के हिसाब से रह रहा था। जब आदि मानव के हिसाब से वो रहने लगा, फिर धीरे 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 पहले कच्चा मांस खाने लगा, कच्चा मांस से वो शिफ्ट हुआ फिर पका हुआ मांस की तरफ, पका हुआ मांस जैसे उसको अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे खेती की तरफ वो शिफ्ट हुआ। इसके बारे में आप लोग को आइडिया भी होगा, और आप लोग इसको भी बचपन से कितने बार तो पढ़ लिए होंगे कि आदमी कैसे खेती चालू किया, पहले कौन जानवर रखा, कहाँ रखा, क्या नहीं, वो सब हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे वो लोग खेती बाड़ी पे वो लोग आ गए, तो फिर वो लोग स्थायी एक तो अपना आवास ढूंढने में लग गए। स्थायी आवास ढूंढने में क्या हुआ, कुछ आदमी इकट्ठा मिलकर रहने लगे। इकट्ठा मिलकर रहने से उनको फायदा भी होने लगा। क्या फायदा हुआ, जैसे कुछ लोग काम कर लिए, जैसे मान लीजिए आदमी और औरत घर की काम कर लिए, आदमी बाहर में खेती बाड़ी कर लिए, तो एक तो काम का शेयरिंग उनमें हो गया। जैसे आप लोग भी करते होंगे घर में, कुछ काम आप कर लिए, कुछ काम आपका भाई कर लिया, कुछ शेयरिंग वाला नेचर उसमें, तो हर आदमी को उसमें फ़ायदा होने लगा। लेकिन आप लोग कोई मालूम है 4 दोस्त आप लोग साथ में रह रहे हो, तो बवाल ना होगा ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो उन लोग में भी बवाल हुआ। जब क्या बवाल हुआ, वो बवाल की जड़ क्या है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या हुआ, खेती बाड़ी जब फार्मिंग ऐसा एक तो कल्चर है जिसमें ऐसे नहीं कि आप हर दिन उससे लाके खाते रह जाएंगे। तो आप प्रोडक्शन जब आप बनाएंगे तो एक बल्क अमाउंट में होगा, तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करके उसी से आप खाना खाएं, मतलब कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ आप अगल बगल वाले कंज्यूम करेंगे, फिर कुछ स्टोर भी करेंगे कि अगले साल अगर खेती ना हो या कुछ ना हो तो फिर क्या करें, उसी को यूज किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जब आया तो कुछ आदमी अपने मन ही सोच में ऐसे भी बना होगा कि जब इतना सब है ही तो हम काम काहे करें, वो तो कर रहे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, जब तक चल रहा है ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद एक आदमी काम करते हुए थकेगा, फिर उसके बाद क्या है, उसकी सोच बदलने रहेगा कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ कोई आ नहीं रहा है, तो इसमें चालू हो जाएगा डिस्प्यूट। और जब डिस्प्यूट एक बार चालू हो गया तो उसमें क्या होगा, जो मतलब हमारा सिस्टम बढ़िया रफ्तार से चल ही रहा था उसमें बाधा तो आएगी ही। उसी लिए कि कैसे उसको सिस्टम को हम बनाए जाकर रखें, कौन एक जने, फिर जैसे मान लीजिए कल को आपको कोई थप्पड़ मार दिया स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो
आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे, पहले तो टीचर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले प्रिंसिपल के पास चले गए, तो उनको बताएंगे ऐसा ऐसा हुआ। अगर उनसे भी कुछ नतीजा नहीं निकला तो आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे। फिर उनका जो प्रोसीजर होगा कि वो लड़के को बुलाना है, उसको पूछना है भैया आपने थप्पड़ क्यों मारा, गलती किसका है, या आपका है या उनका है, इसके बारे में विचार किया जाए और फिर उनको क्या पनिशमेंट देना है वो डिसाइड किया जाए। यही तो है संविधान। जो भारत का संविधान में वही हाई कोर्ट लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट लिख दिया। अब हाई कोर्ट में जाइए, नहीं सुनना है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, वो फिर बुलाएगा, कैसे होगा उनका प्रोसीजर क्या है, उसको एक तो बुक में लिख दिए, वही बन गया संविधान। आशा करता हूँ आप संविधान को बढ़िया से समझ लिए होंगे। संविधान में एक्चुअल में मैं यहाँ लिखने भूल गया, वो मेरे को नहीं लगता भी उतना जरूरी है लिखना। संविधान में जो हमारा संविधान बना है उसमें 22 भाग है। आप लोग बहुत सुने होंगे 22 भाग। 22 भाग, कोई 25-26 बोलता है, ऐसा नहीं है, 22 ही भाग है। क्योंकि भाग 23 मैंने तो आज तक नहीं सुना, आप लोगों नहीं सुने होंगे। भाग एक्चुअल में क्या है, जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग को जो भी किताब आप ले सकते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं वो किताब हम लोग, लुसेंट वाला किताब, तो उसमें क्या है चैप्टर वाइज नाम होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसी चैप्टर को संविधान में भाग कहते हैं, वो पार्ट कहते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे चैप्टर उसमें होंगे, लेकिन हमारे संविधान में 22 ही चैप्टर हैं। तो ये 22 ही चैप्टर हैं टोटल संविधान में, और यही चैप्टर पूरा हवा मचा के रखे हैं कि बहुत टॉप है संविधान, ये है वो है। अगर ये 22 चैप्टर को हम लोग समझ गए बढ़िया से ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, संविधान आपका मुट्ठी में हो जाएगा। चलिए ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल, जो शायद बहुत क्रिटिकल है, संविधान को कैसे याद करें क्या करें। 395 है, 395 नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। कोई कोई A, B, C सब जुड़ने लगता है, क्योंकि 395 के बाद आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आज उसमें से हम पार्ट 1 भाग 1 पहला भाग को हम खत्म करते हैं। पहला भाग पार्ट 1 में इंग्लिश में बोले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारत किस किस राज्य को लेकर बना हुआ है, कौन कौन राज्य उसके साथ है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स पार्ट 1 व भाग 1 में लिखा हुआ है। भाग 1 में मात्र 4 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। गौर कीजिएगा, इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों शब्द को मैं काहे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। सल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत एक जिसको इंडिया कहा, इंडिया जिसको भारत कहा गया, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या होता है, ये सवाल आपको पूछता है कि आर्टिकल 1 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में कौन कौन शब्द उसमें यूज किया गया भारत के लिए। 2 ही शब्द बस है, इंडिया भारत। ना कहीं पे हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ना कहीं पे और कुछ लिखा हुआ है, आर्यव्रत भी कोई बोल देता है, केवल इंडिया है और उसके नाम के तौर पे भारत का नाम लिखा गया है। अब समझते हैं बड़ी चीज, यूनियन क्या है। इसमें एक तो समस्या है, अगर हिंदी वाले आप हैं तो यूनियन का मतलब संघ है, वही यूनियन के टाइप भी और एक है फेडरेशन, वो भी उसका नाम भी संघ है। तो यूनियन और फेडरेशन, इसमें क्या था, मतलब अंतर क्या है। कोई कोई बोलता है यूनियन है, अमेरिका एक तो फेडरेशन है, इंडिया एक यूनियन है। इतना आप समझ लीजिए, यूनियन है मतलब उसका राज्य क्षेत्र कभी भी उस देश से अलग नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसका जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो देश से अलग हो ही नहीं सकते यूनियन में। लेकिन वही फेडरेशन में क्या होता है, जो इसके राज्य हैं अपने कुछ कुछ शक्ति दिए हुए हैं, किसको, यूनियन को, वही अपना फेडरेशन को, कि भैया आप इसका राजा बनिए, चलाइए देश, लेकिन हमको भी बराबर इज्जत दीजिएगा, और हम जब चाहे तब अलग भी हो सकते हैं। मुश्किल है, मानते हैं हम, अमेरिका से अलग आज तक तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मुश्किल है, लेकिन अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में नामुमकिन है अलग होना। उसीलिए कहते हैं भारत अविनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। जो राज्यों का विनाश कर सकता है भारत,
भारत अविनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट पावर टू पार्लियामेंट। कोई भी देश अगर बाहर से आके भारत में मिलना चाहता है तो इसका अधिकार किसके पास है? हमारा संसद के पास है। ऐसा हुआ है, क्या आपको पता है इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बहुत रोचक तथ्य है। शायद बहुत आदमी को अभी तक मालूम भी नहीं होगा कि सिक्किम पहले भारत में था ही नहीं। 1975 से पहले सिक्किम भारत में था ही नहीं, सॉरी 74 से पहले। मैं बताऊंगा मैं काहे 74 आपको बोला, 1974 क्यों बोला। क्या हुआ, जब चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जा में कर लिया तो तिब्बत वालों को बड़ा मार के तिब्बत में वो क्या पॉलिसी अपनाया। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई राज्य हड़प लिए तो वहाँ के आदमी है, हर आदमी का अपनी मातृभाषा मातृभूमि पर एक तो ममता रहता है, तो उसके खातिर वो लोग फिर आंदोलन करने लगेगा कि हमें हमारा हक वापस मिले, ये करो वो करो। तो ये चलते रहे, ये स्वतः आ जाता है। उसमें कोई नेता बनेंगे बहुत बड़े, फिर कोई नेता थोड़ा पावरफुल बने तो फिर चाइना का काम तमाम हो गया। तो इसलिए चाइना ने क्या किया, तो पूरा आदमी को बिखेर दिया। किसी को भेजा सिंजियान प्रांत, तो किसी को भेज दिया संघाई, किसी को ऐसे पूरा चाइना भर फैला दिया। किसके? तिब्बत के लोगों को। तिब्बत के लोग अपने आपस में ढूंढ रहे हैं अभी कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई उधर है, कहाँ है, क्या है। आपस में मिलने के लिए उन लोग को इतना समय लग गया। अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि भैया पहले आंदोलन तो बाद में करेंगे, ये अपना है, पहले अपने तो मिल जाए। तो बात कहाँ बना इधर, इसकी हालत देख के उसके बगल में छोटा देश था सिक्किम। जैसे आज अपना नेपाल भी देश है, भूटान भी देश है, ये थोड़े बड़े हैं, सिक्किम थोड़ा उनसे छोटा है। तो वो लोग वहाँ पे सिक्किम को लगा कि ये तो हमको भी हथियाएगा। और सिक्किम में उस समय नामग्याल वंश का शासन चल रहा था। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, अब क्या करें। तो भारत भी उस समय बड़ा फुसलाया होगा कि हमसे मिल जाइए महाराज, हम पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको यूनियन में रख लेंगे। तो वो लोग भी खुशी खुशी ज्वाइन कर लिए। तो बड़ा अच्छा डिसीजन भी था उनका, नामग्याल वंश का अच्छा डिसीजन भी था। आज तक कोई ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से कोई कमी हुई है कि ये बाहर से हम लोग इसको लगे आए हैं। अभी तक आप अगर आम जनता से पूछेंगे तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि सिक्किम हमारा राज्य था ही नहीं, ठीक। तो उसके खातिर क्या किया गया, पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जब भविष्य आएगा उस समय पढ़ेंगे। लेकिन संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें लिख दिया गया संविधान में, मान लीजिए कुछ काल अतिक्रम करते हुए वो चीज अभी कुछ सुधार तो जरूरी है, मतलब लग रहा है कि सुधार करना चाहिए। उस समय में 2-3 प्रोसीजर है, कैसे कैसे संविधान संशोधन करना है, उस तहत हम लोग संशोधन कर सकते हैं। बस इतना जान लीजिए। बाद में जब संशोधन के टाइम आएगा, जब सब्जेक्ट आएगा, उस समय हम कंप्लीट उस संशोधन क्या है, कैसे होता है, कितना संशोधन हुआ है, हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सह राज्य का मतलब क्या, सिक्किम को बोला गया कि भैया आप मिल जाओ आके भारत में, पहले 1 साल तक देख लो कैसे स्थिति है, क्या है, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, फिर अपना डिसीजन बताइएगा, फिर हम आपको अपने देश में मिला लेंगे कंप्लीट की तरह। तो अभी सह राज्य बने रहिए, को स्टेट बने रहिए और 1 साल तक मजा कीजिए, ठीक है। अब बीत गया 1 साल, तो 1975 मतलब 1975 में सिक्किम भी बड़ा खुश था, नहीं भारत तो ठीक ही ठाक लग रहा है, अब इतना बड़ा देश के साथ मिल रहे हैं, आगे चल के यही भारत का विश्वगुरु बनेगा, दुनिया का विश्वगुरु बनेगा। तो वो लोग भी राजी हो गए। तो 1975 में और एक तो संविधान संशोधन करना पड़ा, 36वां संविधान संशोधन 1975, और सिक्किम भारत का कंप्लीट स्टेट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब भारत का 22वां स्टेट बन गया सिक्किम, ठीक है। आर्टिकल 2 के बारे में आपको पता चल गया। कोई भी न्यू स्टेट भारत में दाखिल होना है तो आर्टिकल 2 के अंदर वो दाखिल हो जाएगा। एग्जाम्पल सिक्किम, याद रख लीजिएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। अनुच्छेद 3 क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। मतलब जितना आप स्टेट को सुने हैं कि 2000 में कुछ बन गया 2-3 ठो,
उधर कुछ उत्तराखंड से ये अलग हो गया, जितना भी सुने हैं सब आर्टिकल 3 के अंदर हुआ है। तोड़ फोड़ करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 3 को कहते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कोई भी स्टेट को चाहे उसका बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसका एरिया चेंज कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, कुछ भी बोलिए, जो स्टेट का बदलना है सब यही कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंडर में। कोई अभी सुने हैं आप, उसके बारे में बात करेंगे आगे। एक स्टेट को तोड़ के 2 यूटी बना दिए, कभी यूटी को उठा के स्टेट बना दिए, सब कुछ आर्टिकल 3 के अंडर में संभव है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इस नाम भी चेंज होगा। अभी आप रिसेंट सुने होंगे कि केरला अपना नाम चेंज करने के लिए, केरलम करने के लिए अपना पार्लियामेंट को बहुत बार प्रस्ताव दे रहा है कि मेरा नाम चेंज करके केरलम कर दीजिए। ये अभी करंट का मुद्दा है, तो ये सवाल भी किसके, अनुच्छेद 3 के अंडर में है, आर्टिकल 3 के अंडर में है। नाम भी बदलना आर्टिकल 3 के अंडर में आता है। और एक तो सवाल उसमें क्या है, जैसे अभी मान लीजिए, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जब कोई कानून बनता है तो क्या है, कोई भी कानून को पहले बिल के फॉर्म में लाया जाता है। जब बिल के फॉर्म में आया तो पहले मान लीजिए कोई भी सदन, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी सदन में बिल पास हो जाता है। पास होने के बाद फिर दूसरे सदन में जाता है। अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा। वहाँ पे दोबारा पास होने के बाद फिर वो जो आपका बिल था वो पहुँचता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसमें साइन करते हैं। प्रेसिडेंट साइन करने के बाद ही जाके वो कानून में कन्वर्ट होता है। समझ गए, कानून में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम कोई स्टेट को बना रहे हैं, कोई स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो उस समय में प्रेसिडेंट का कोई उसमें हस्तक्षेप ही नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट का काम एक ही तो है, वो बस एक बार पूछ लेंगे स्टेट से कि भैया हम आपका नाम बदल रहे हैं या आपका स्टेट ही हटा दे रहे हैं, दूसरे स्टेट में मिला दिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, उनका जो भी डिसीजन है स्टेट का, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वो बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। यही मान लीजिए कि मजबूरी में पूछ ले रहे हैं, अरे भैया कैसे कर रहे हैं, बताओ क्या है। आप हाँ बोलो तब भी करेंगे, ना बोलो तब भी करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, क्या मेजोरिटी क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्या है मेजोरिटी, जब बिल क्या होता है, बिल कैसे पास होता है, इसके बारे में सुनेंगे। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, जितना भी अपना स्टेट वेट है सब, किसी का नाम बदले, किसी को अलग कर रहे हैं, किसी को जो भी आर्टिकल 3 के अंडर में आप काम कर रहे हैं, ये सब सिंपल मेजोरिटी के अंडर हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या है, मान लीजिए हमारा 543 मेंबर है अभी लोकसभा में। 543 क्यों, आप बोलेंगे 545 था, आप उसको 543 कर दिए। 545 पहले था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का जो पद था उसको तो कैंसिल कर दिए संविधान संशोधन करके, तो ये 543 हो गए। ठीक है, और मान लीजिए उसमें से 243 हम छुट्टी में है, कहीं घूम रहा है, कोई कहीं गया है, कोई अपने एरिया में कुछ काम करवा रहे हैं, तो सदन में अभी 300 ही जने मौजूद है एमपी। उसमें से भी मान लीजिए 20-50 जन चले गए कैंटीन खाना खाने, तो कितना प्रेजेंट रह गए, 250। जब वोटिंग हुआ, जब नाम चेंज करने के लिए कोई भी प्रस्ताव संसद में लाया गया, और उस समय में 300 में से जो 300 उस दिन संसद आए थे, उसमें से 250 जने वहाँ प्रेजेंट थे, तो अपना हाथ उठा के हाँ भैया हम राजी हैं। कोई बोल रहे नहीं हम तो राजी नहीं हैं, जो अपना अपना बता रहा है सब, उस हिसाब से 250 ही थे। तो सिंपल मेजोरिटी किसे बोलते हैं, तो 250 का 50% + 1, ये नहीं कि 300 का, कोई बोलेगा 543 का, ऐसा नहीं। जितने आदमी वोटिंग में भाग लिए हैं उन्हीं का आधा, मतलब 50% + 1। तो यहाँ कितना, 250 का 50% ले लीजिए, +1 कर दीजिए, 126 मेंबर हो जाएगा। ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। ठीक, आगे बढ़ जाते। हाँ, एक तो बात क्या बोल रहे हैं, जैसे आप सोचिए अभी केरला में अपना स्टेट करने के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए ऐसे होता है कि बहुत दिन तक सुना ही नहीं, तो स्टेट क्या अपना नाम चेंज कर सकता है? वो बोलेगा हम अपने से चेंज कर लेंगे। तो अभी बात कैसा है, जब वो वहाँ से पास हो जाएगा तो जो भी उसमें मतलब एग्जीक्यूटिव चेंजेस होंगे, कार्यपालिका चेंज जो भी होंगे, सेंट्रल साइड को छोड़ के, तो बाकी 90% चेंजेस तो स्टेट को ही करना है अपने काम करने के तरीके में, सब कुछ में।
तो क्या अपने नाम वो अपने आप चेंज कर दे, बाद में जब परमिशन मिलेगा उनसे देखा जाएगा? ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो जरूरत पड़ने पे केंद्र सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन एनफोर्स कर सकते हैं। मत घबराइएगा, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, यहाँ कुछ आर्टिकल 356 लिख दिए हैं। इसके बारे में हम आपको जब इमरजेंसी पढ़ेंगे आपातकाल, वहाँ आपको इसके बारे में बता देंगे आर्टिकल 356 क्या है, कैसे लगता है। बट अभी इतना जानिए कि जो राष्ट्रपति शासन आप सुने हैं वो आर्टिकल 356 में है और वो स्टेट पे एनफोर्स होता है। मतलब उसका क्या है, वहाँ की जो सरकारें, जो सीएम अपने जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी मंत्रिमंडल है, उनको सब दरकिरार करके वहाँ के राजा बन जाते हैं राष्ट्रपति। गवर्नर को पकड़ के अपना काम चालू रखते हैं, बाकी सबको साइड कर देते हैं। कैसे है, क्या है, कितना दिन तक मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं, वो सब हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा उदाहरण भी है अब हमारे पास। केरला तो अभी अभी अपना नाम चेंज करने के लिए बोल रहा है। बांग्लादेश, जो कि वेस्ट बंगाल अपना, बांग्लादेश बोल रहा हूँ सॉरी, वेस्ट बंगाल अपना, वेस्ट बंगाल ने 4 बार अर्जी दे चुका है कि भैया हमारा नाम चेंज करिए, हमको बंगला बना दीजिए। और सोचिए 4 साल की गवर्नमेंट है वो ममता बनर्जी की, 4 मतलब 4 टर्म में है भी, लगभग 20 साल की स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ का, उसकी बातें भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। तो स्टेट अपने से डिसीजन ले सकता। ये पूरा पावर, पूरा इसका सब कुछ केंद्र सरकार के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है। केंद्र सरकार के पास नहीं, ये गलत शब्द है, ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए 2 और 3 में जो भी कुछ काम हो रहा है, जो कोई बाहर वाले स्टेट को आप अपने से शामिल कर रहे हैं, या कोई भी अंदर वाले स्टेट को तोड़ फोड़ मचा के वहाँ उधम मचा रहे हैं, उस समय में इस प्रोसेस में 368 जो संविधान संशोधन है उसकी प्रक्रिया के अंदर ये नहीं आता है। और राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति सब इंफॉर्मेशन कर दिया जाता है कि भैया हम जा रहे हैं उसको मिलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, जो है वो राष्ट्रपति भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बस उनको साइन करके उसको दे देना है कि भैया हो गया, आप अपना काम करिए। 368 के बारे में जो बताया मैं, उसके बारे में एक छोटा सा चीज जान लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है कि संविधान संशोधन कैसे होगा, किस तरह के होगा। और ये बात आप ध्यान रखिए, अगर संविधान में संशोधन आप 368 के अंडर में कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उसमें होना बाध्य है, कंपलसरी है। तो सोचिए, मैं इसीलिए तो आपको बोला कि राष्ट्रपति का सिर्फ पूर्व अनुमति ले लेते हैं कि भैया हम जा रहे हैं मिलाने के लिए, महोदय मिला के ही आएंगे अब। चलिए ठीक है। अब रहा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो शायद कई जने छोड़ भी देते हैं। 4 आर्टिकल है, खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला, खत्म हो गया, भाग 1 में क्लास लग जाएगा। लेकिन देखिए कितना उसमें तथ्य है जिसको हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बड़ा जरूरी है। सोचिए आपका कोई दोस्त है, अब उसने एक ही रट्टा मारा हुआ है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश टूट गया, तेलंगाना बना, लेकिन आपको पूछ लिया, आप नहीं बता पाए, आपका माइंड सेट बड़ा डाउन होने वाला है। उसी चीज से बचना है बस। ठीक है, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और ये बड़ा अच्छी चीज भी है। अब हमारा देश कैसे बना, कैसे राज्य बने, उसके बारे में जानना कोई बुरा तो है नहीं, अच्छी चीजें हैं। और इसमें सवाल भी देखिएगा, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल इसमें से आते रहता है, कंपलसरी है, इससे सवाल छोड़ नहीं सकता। चलिए चालू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बात ऐसी है, बात चालू हुआ कैबिनेट मिशन से, मतलब उससे पहले भी तो बात चल ही रहा था देश के बारे में, लेकिन जो राज्यों का रिफॉर्म था, जो भी था, क्या जो अपना भारत को आज़ादी देने वाली बात थी, कैबिनेट मिशन से चालू हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। वहाँ क्लेमेंट अटली का सरकार बनती है लेबर पार्टी की, और उनका एजेंडा में ही लिखा हुआ था कि हम भारत को आज़ाद करेंगे भैया, तो इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। जैसे कैबिनेट मिशन आया तो पहले सेपरेट पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जानते हैं, भारत एक देश बनेगा, हम उनको आज़ादी देंगे। और ये देखते हुए जब इनका पूरा पाकिस्तान का वार्ड ही खत्म कर दिया वो कि हम भैया पाकिस्तान बनाने के कोई मूड में नहीं है, तब जिन्ना अब क्या करें, तो अपना बानर सेना लेके वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान में उतर गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, इसको याद रखिएगा डेट को, ये बड़ा बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब वो लोग तोड़फोड़ करने में उतर गया, चारों तरफ दंगा फैला दिया ये लोग कि कैसे हमारा मतलब पाकिस्तान का पूरा सपना था जो हम
वहाँ जाके बंदरों का सेना उठा के हम लोग पूरा राजनीति करेंगे अपना, कैसे उसको मतलब दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट एक्शन प्लान में उतरेगा। फिर उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैसे नवाखली में दंगा हुआ, गांधी जी वहाँ गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो अंग्रेज सरकार भी अब क्या करे, भारत वाले भी तो राजी हैं कि अब बदल चेंज कर दिया जाए। इतना दंगा होगा तो कोई नफरत के आधार पे अब देश नहीं बना सकते ना, तो अलग हो रहे हैं तो होने दीजिए भले, लेकिन ये नफरत तो आगे लेके हम चल नहीं पाते, ये भी हकीकत है। फिर उनको अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद माउंटबेटन प्लान आया, मतलब अलग करने के लिए मन में ठान लिया कि चलो अगर हो सकता है तो इसके बारे में करेंगे। माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947, इसे 3 जून का योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून की योजना, 3 जून 1947। इंडिया पाकिस्तान अलग होंगे, ये बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग देश करना है करके ये बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया। 14 अगस्त को रात को बंदर सेना को भगा दिया गया यहाँ से, उनको अलग करके पाकिस्तान का नाम करार दिया गया और भारत को अलग होके 15 अगस्त 1947 से भारत अलग राज्य देश बन ही गया। अब चालू हुआ असली समस्या। भारत में 555 से ज्यादा, कहीं कहीं किताब में आपको 565 भी मिलेगा, 565 प्रोविंसेस थे, ठीक। और एक ब्रिटेन सरकार का ये कहना था कि भैया ये जो प्रोविंस सब हैं, इनके पास स्वतः उनका डिसीजन लेने का अधिकार छोड़िए कि ये चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, चाहे तो ये लोग पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो ये अपने सेपरेट स्टेट बना के भी रह सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ से क्या आया, इतने सारे राज्य हैं तो इनको इकट्ठा भी लेके चलेंगे तभी ना हमारा देश बनेगा। एक टुकड़ा तो ऐसे ही दे चुके हैं बंदरी सेना को। बंदरी सेना को गलत मत समझिएगा, किया है एक तो बंदरी सेना भी गांधी जी के समय पे था। मैं तो ऐसे अपने मन से उन्हें बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो एक तो प्रोविंशियल कमेटी फॉर्म किया गया, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। अब उनका काम ही यही था कि जितने हमारे 565 या 555 जो भी आप कह लीजिए, 555 से ज्यादा ही लिखा हुआ है, कहीं कहीं 565 भी मेंशन कर दिया गया है, इनको हम क्या है इंडिया में मर्ज करवाएंगे। तो इसके लिए कोई कमेटी का तो चाहिए ही, तो एक तो डिपार्टमेंट गठन किया गया, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। तो उसमें वल्लभ भाई पटेल उसका हेड बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह मानव, और उनके साथ और 2 मेंबर भी थे, उनका भी योगदान बढ़िया था, मतलब अतुलनीय था, उनको भी नहीं भूल सकते, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, तीनों का मतलब आयोग था, और उसमें हेड थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का तो बड़ा मस्त नीति थी जो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कैरेट ऑन स्टिक पॉलिसी। जब भी ऐसे बोलते हैं कि जब भी वल्लभ भाई पटेल जाते थे कोई भी राज्य के पास कि हम भारत में मिल जाइए, तो क्या करते थे, एक हाथ में छड़ी लेके जाते थे, एक हाथ में गाजर। वहाँ बैठने के बाद बोलते थे कि भैया या तो गाजर ले लीजिए या तो छड़ी, मतलब मिलना तो आपको है ही, बढ़िया गाजर खा के खुशी खुशी चलिए साहब मिल जाते हैं बोलिए, नहीं तो फिर डंडा तो है ही है। आगे का तो आप लोग को मालूम है, आप सब बड़े समझदार आदमी हैं। तो ऐसे करते करते देखा गया कि 562 प्रोविंस भारत में मिल ही गए। और कौन भैया पटेल जी से मार खाए, ऊपर से सरदार आदमी है, नाम ही में सरदार है उनका, है ठीक है। बाकी 3 बच गए, खचराई कर रहे थे 3। उसमें कौन कौन थे, हैदराबाद का निजाम का कहना था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। एक बार आप सोचिए, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, सोचने में मजबूर कर रहा हूँ आपको एक समय के लिए। ये रहा हैदराबाद, मान लीजिए यही हैदराबाद की रियासत पहले इसी को कहा जाता था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश को मिला के। पाकिस्तान रहा इधर। सोचिए इसका गनीमत ये बोल रहा है कि हमें इसके साथ मिलना है। देखिए बगल में ये सब भारत, यहाँ चलिए मतलब बांग्लादेश था ही, लेकिन ये सब भारत और ये रहेगा पाकिस्तान में, ये तो बड़ा गड़बड़ बात था। तो पटेल जी बोले कि ये तो ना तो माने अपने गाजर से न लाठी से, तो वहां सेना उतार दिए ऑपरेशन पोलो के तहत। और ऐसे बोला जाता है कि अपना जो आजाद हिंद फौज था उसकी सेना को पुलिस के ड्रेस पहन के उतार दिए। वहां नेहरू जी चिल्लाते रहे कि महाराज ये बड़ा गलती कर रहे हैं आप। बोला गया था कि उनके मन से वो लोग मिले, अरे वो बोले महाराज रुकिए, ये सब क्या है आप पढ़े हैं अपने मन से।
हम तो थोड़ी यहाँ सेना थोड़ी घुसा दिए हैं, पुलिस घुसाए हैं, वहाँ दंगा चल गया है, हालत ऐसा हो गया, निजाम को वहाँ से भागना पड़ा। ऐसे कहा जाता है कि निजाम ले गए कुत्ते और छोड़ गए अपनी बीवियाँ, अपनी बीवियों को छोड़ के वहाँ से भाग गए। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में हैदराबाद को मर्ज कर दिया गया। ठीक, एक ठो ये हो गया, 3 ही खचरे कर रहे थे सब। दूसरा में आया गया जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ में एक्चुअल में वहाँ का जो मतलब आवाम थी, जनता, वो थे हिंदू, लेकिन वहाँ की जो राजा थे वो थे मुस्लिम। तो ये बोल रहे थे कि हम शायद पाकिस्तान में मिल जाए। तो इस कंडीशन में जूनागढ़ पहले गुजरात में आता था। सोचिए, वल्लभ भाई पटेल का गढ़ कहा जाता है गुजरात को। तो वहाँ चले गए पटेल जी, वहाँ पब्लिक रेफरेंडम करा दिए। पब्लिक रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, मतलब वहाँ वोटिंग करवा दिया कि भैया आप किसके साथ रहना चाहते हो, जनता बता दे। तो जनता ने भी बड़े खुशी खुशी चुन लिया कि हम भारत हैं, भारत है, भारत है। तो भारत में उन्हें मिला दिया गया, कहानी खत्म उनका। सबसे ज्यादा खचराई किए कश्मीर वाले। कश्मीर में उस समय डोगरा वंश के शासक हरि सिंह का काल चल रहा था। हरि सिंह थे हिंदू, आवाम वहाँ के मैक्सिमम मुस्लिम थे। ऐसे नहीं कि खाली मुस्लिम थे, मैक्सिमम मुस्लिम ही थे आवाम, और शासक डोगरा शासक हिंदू। तो उनमें लग रहा था बड़ा कि हम सेपरेट रह जाते हैं। और कोई कोई उनके जो मंत्री नेता हैं उनके बारे में उतना डिटेल्स पढ़ के तो हमें कोई फायदा है नहीं। तो वो लोग उनके कान भर रहे थे कि महाराज अलग ही रहते हैं, अलग देश बनाएंगे कश्मीर। तो वो लोग भी अलग देश के चक्कर में था। अब उतने बीच में पाकिस्तान वाले क्या किए, उनके ऊपर हमला बोल दिए। अब हरि सिंह कहाँ जाए, अब मजबूरन उन्हें आके भारत सरकार के पास आना पड़ा कि भैया बचा लो। अब तो पानी सर के ऊपर चढ़ने वाला है, अब तो कैसे भी बचा ही लीजिए। तो उस समय में नेहरू जी तो बोले चलिए हम पूरा मदद करेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन पटेल जी बोले कि भैया पहले मर्जर में साइन करो कि हम भारत से मिल रहे हैं। तो वहाँ उस दिन साइन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है। जम्मू कश्मीर की जो भी सीमाएं हैं भारत की सीमाएं हैं। अब आप यकीन मानिए, उसी दिन के बाद से आज तक पाकिस्तान एक इंच जगह भी अख्तियार नहीं कर पाया है। चोरी छुपे घुसता है, मार खाता है, भागता है। उसको बाद में और कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको भी लग ही रहा होगा। तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में मर्जर साइन कर दिया। भारत का अभिन्न अंग बन गया है और रहेगा भी हमेशा। ठीक। और उसके बाद उस समय मैं यही कहीं लिखा हूँगा शायद आपके लिए, जब पूरे मर्जर सब हो गया 565 प्रोविंसेस का, तो उनको अलग अलग हिस्सों में भी तो बांटना पड़ेगा ना। तो 565 पकड़ लिए, भारत में घूम रहे हैं, इतना बड़ा राज्य चलाने में भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उस समय क्या है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ABCD, यही लिखा देखिए, ABCD। ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस को सब ए में रखा गया। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब जहाँ अंग्रेज आदमी अपना पूरा एरिया कब्जा लेते, जैसे मान लीजिए उड़ीसा उसके प्रोविंस के अंडर आता है। सुने होंगे ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, अपना बिहार प्रेसिडेंसी, ये सब ब्रिटिश प्रोविंसेस में रखा गया। प्रिंसिली स्टेट्स, देसी रियासत जैसे कश्मीर थे, ये सबको, और हैदराबाद था, प्रिंसिली स्टेट में रख दिया गया। कमिश्नरी स्टेट को समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कमिश्नरी स्टेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र अभी हमारा राज्य है, तो उसका बड़ा शहर मान लीजिए मुंबई, तो गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत बड़ा शहर है। तो मान लीजिए आप कि मुंबई है उसका सबसे बड़ा शहर। तो अगर आप पूरा मुंबई पे, पूरा महाराष्ट्र पे कब्जा करेंगे, सोचिए पैसा तो आप कमाओगे मुंबई से, खर्चा तो पूरा महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। अंग्रेज थे बड़ा चालाक, उनको कोई वहाँ राजनीति तो करना था नहीं, मतलब उनका मोटिव तो ही नहीं था, मोटिव था कि हमें पैसा कमाना है। तो वो लोग सीधा मुंबई को ही कब्जा कर लिए। बाकी महाराष्ट्र तुम भाई कोई राजा देखते रहो, तुम्हारा क्या है, वहाँ पानी, नाल, सिंचाई, यही सब काम करते रहो, पैसा तो हम ले लिए। इसको बोलते कमिश्नरी स्टेट्स। और रह गया यूटी, यूनियन टेरिटोरी। ऐसे करके सब भारत में मिल गए। मिलने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 1948 के समय में एक तो इसके धर आयोग बनाया गया। वो आयोग इसीलिए बना था कि हम भाषा के आधार पे राज्यों को अलग अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं क्या, इसी आधार पे इसके धर आयोग गठन किया गया 1947 में। मतलब रिपोर्ट 1948 में दे दिया।
लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया भाषा के आधार पर आप राज्य नहीं बांट सकते, ये कोई तरीका नहीं है। क्योंकि उस समय में थोड़ा आंदोलन भी तेज हो रहा था कि भाषाई आधार पर हमको राज्य बना दीजिए। ऐसे करके तेलुगु भाषाभाषी आदमियों का आंध्र प्रदेश की मांग बड़ा तीव्र था कि हमें आंध्र प्रदेश का स्टेट बना के एक तो अलग से दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं। तो ये जब मना कर दिए तो ये आग में घी वाला काम कर दिया, तो वो लोग सीवियर स्ट्राइक करने लग गए। उसमें एक आदमी थे पेट्टू श्रीरामलू, नाम थोड़ा नोट कीजिएगा, पेट्टू श्रीरामलू। उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल चालू कर दिया। भूख हड़ताल चालू किए, 52 दिन भूख हड़ताल किए हैं। ये बात को आप याद रखिए, कोई उतना ये तो नहीं है, तो जानकारी के लिए 52 दिन भूख हड़ताल के बाद उनका डेथ हो गया। भूख हड़ताल करते हुए सोच लीजिए, अन्ना हजारे बैठे थे अनशन पे, पूरा सरकारें लग पड़ी थी कि भैया पानी तो पी लो, कम से कम जिंदा तो रह जाओ, कहीं तुम्हारा कुछ हो गया ना, ये आवाम हमें खींच लेगा, ये जनता पूरा खींच के उठा लेगा यहाँ से। तो उनकी हो गई डेथ। अब जब डेथ 1952 में उनका हो गया, आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि नेहरू जी के पास कुछ चारा ही नहीं बचा। तो संभवतः 1 अक्टूबर 1953 को इसके अलावा कुछ चारा ना होने के वजह से आंध्र प्रदेश को नया स्टेट के हिसाब से मान्यता मिल गया। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। यहाँ थोड़ा सा रुक जाइएगा। उड़ीसा के जो भी बच्चे हैं उनका मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1936 में उड़ीसा बना है। और उड़ीसा किस लिए बना है? उड़िया भाषा बोलने वाले आदमियों के समूह को लेकर उड़ीसा को बनाया गया 1936 में। लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि पहला लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट बना है आंध्र प्रदेश। तो कंफ्यूजिंग सवाल है। आपका क्या क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम अगले क्लास में इसके ऊपर आपको बताएंगे कि इसमें पीछे क्या है, कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपके सवाल में क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि अभी एक तो आपका एग्जाम हुआ था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कौन सा एग्जाम था, इसके बारे में यूट्यूब में बड़े चर्चे थे और ग्रुप सब में बड़े चर्चे थे कि उसमें आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में था, उड़ीसा भी था। अब समस्या यहाँ है, अगर आंध्रा नहीं है उड़ीसा ऑप्शन में तब तो बढ़िया है, अगर उड़ीसा है आंध्रा नहीं है तब तो बढ़िया है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आ गया तब क्या करना है। आप अपना क्या क्या राय है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम इसको आपको अगले क्लास में बताएंगे इसको हमको क्या करना है, कौन से बुक में क्या था और इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जानिए अब जो 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य बना, मतलब स्वाधीन होने के बाद भारत, वो उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर जब एक राज्य बना दिए हो तब देख लिए अरे भैया ये तो बन सकता है, ये लोग पहले झूठे बोल रहे थे कि नहीं बन सकता है, तब और तीव्र आंदोलन पूरा देश भर फैल गया। तो माथा पकड़ लिया नेहरू साहब, बोले ये मुसीबत गया तो फिर दूसरी मुसीबत आ पड़ी है, तो अब क्या किया जाए। बुलाए, उस समय तेज तरार वकील थे सर सैयद अहमद फजल अली, सुप्रीम कोर्ट के तेज तरार वकील जज, उनके अंडर में तो कमेटी का गठन हो गया, स्टेट रिफॉर्म कमेटी, SRC बोलते हैं उससे, स्टेट रिफॉर्म कमेटी। फजल अली आयोग भी इसे कहते हैं, फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया। उसमें 3 मेंबर थे, उनके हेड थे फजल अली जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तेज तरार जज फजल अली, एक थे KM पनिकर साहब और एक थे हृदयनाथ कुंजरू साहब। ठीक है, 3 आदमी मेंबर थे, फजल अली साहब, KM पनिकर साहब, हृदयनाथ कुंजरू साहब। ठीक है, इनके अधीन में, इसके अंडर में 1953 में SRC स्टेट रिफॉर्म कमेटी व फजल अली आयोग का गठन हुआ। बकायदा फजल अली आयोग भी 1956 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया कि भैया ऐसे ऐसे है, और साहब कह दिया कि आपको चेंज कर लीजिए। जब भाषाभाषी लोगों को एक समूह बन रहा है, वही भाषा बोलने वालों को स्टेट बदलिए। अब जब उनके रिपोर्ट आ गए तो जो ABCD वाले सिस्टम थे उनको हटा दिया गया। अब उनको हटाने के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसके तहत 14 राज्य बने और 6 यूटी बना दिए गए। 14 राज्य और 6 यूटी बन गए हमारे। अब यहाँ से काउंटिंग अब चालू कीजिए, क्या हुआ, 14 राज्य बन गए, 6 यूटी हमारे बन चुके हैं। अभी कितना राज्य है, कितना यूटी है, तो इसको ध्यान रखिए, अभी 28 राज्य है प्लस 8 यूटी है। पता नहीं आप लोग में अगर किसी का 29 या यहाँ 10 की तरफ जा रहा है तो आप लोग उसको सब हटा दीजिए दिमाग से। 28 ही राज्य है हमारे, 8 यूटी है। ठीक है,
अब हम समझेंगे ये 14 से 28 कैसे बने और ये 6 से 8 कैसे बने, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लाइन, एक तो जेबीपी कमेटी भी बना हुआ था दूसरे में, जब हमारा एसके धर कमेटी बना था ना, उसके बाद एक तो जेबीपी कमेटी भी बना हुआ था। जेबीपी में कौन कौन मेंबर थे, नाम ही में लिखा हुआ है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर अपना वल्लभ भाई पटेल साहब, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें की याद कीजिए कांग्रेस के इतिहासकार किसे कहा जाता है, पट्टाभी सीतारामैया कमेटी था। इन्होंने भी मना ही किया था कि भैया ये सब नहीं होगा, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बन सकते, लेकिन एक ही आदमी जिनके कहने पर, जिनकी कमेटी के कहने पर ये सब रचा गया, फजल अली आयोग था, ठीक है। अगर आपको पूछे पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाने वाले आयोग कौन सी थी, तो एसके धर आयोग था, लेकिन राज्य बने किसकी आयोग पे, अपना फजल अली आयोग पे, ठीक है। चलिए पहला राज्य विभाजन देखने के लिए तैयार हो जाइए। राज्य था बम्बई, नाम सुने होंगे आप, बम्बई। उस समय में पिक्चर में देखे होंगे बहुत बार बम्बई। 1 मई 1960, इसको आपको बड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 1 मई 1960 को बम्बई अलग कर दिया गया। बम्बई में पहले अपना अभी के गुजरात और तब के महाराष्ट्र, मतलब अभी के भी महाराष्ट्र, लेकिन उस पर नाम तो महाराष्ट्र था ही नहीं, ये मिल के बम्बई कहलाता था। और 1960 में गुजरात भी बोलने वाले लोगों को अलग राज्य देते हुए उसका नाम गुजरात कर दिया गया, और जो लोग मराठी बोलते थे अपने मराठी भाई लोगों को, उनका नाम महाराष्ट्र कर दिया गया, ठीक है। तो 2 राज्य बन गए, एक राज्य टूट के 2 राज्य बने, बम्बई टूटा, महाराष्ट्र बना, गुजरात बना। देखिए, लेकिन मैं गुजरात को 15वां राज्य लिखा हूँ, देख रहे हैं आप, यहाँ 14 थे, यहाँ 15वां, तो महाराष्ट्र को 16वां लिखता था, ये तो महाराष्ट्र 15, गुजरात 16, क्योंकि बम्बई जो था उसी का नाम ना चेंज हुआ, महाराष्ट्र बना तो गुजरात ही नहीं है, इसलिए गुजरात हमारा 15वां राज्य बन गया। अभी भी उसमें राज्य और अलग हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अपने जो ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड में, अपना ईस्ट साइड में, महाराष्ट्र का ईस्ट साइड तरफ, वहाँ नागपुर के अगल बगल में वो लोग विदर्भ की मांग करते हैं, मांग होता है, अभी तो उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है, मांग है बस वहाँ के आदमी लोग को कि इसको भी नया स्टेट कर दिया जाए, होगा तो उस समय हम पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, पहला राज्य टूट चुका है 1960, 1 मई 1960 को बम्बई को तोड़कर उसमें से गुजरात अलग कर दिया गया है, और बम्बई जो बचा हुआ हिस्सा था उसका नाम महाराष्ट्र कर दिया गया है, ठीक है। अब 1 दिसंबर 1963, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 तो इसमें से आपको मिलेगा। 16वां राज्य बना भारत का, कौन, नागालैंड। अलग हुआ किससे, आसाम से। आसाम उस समय जितने भी अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आप देख रहे हैं, सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए, सिक्किम तो हालांकि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट में आता है लेकिन 7 सिस्टर में नहीं आता। 7 सिस्टर वाले जितने राज्य देख रहे हैं सब आसाम से अलग हुए हैं। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ, भारत का 16वां राज्य बना, असम से अलग हो गया। उसी लिए स्टेट फॉर्मेशन डे 1 दिसंबर को नागालैंड वाले क्या बनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल पक्षी। बड़े चर्चे में, एसएससी ने तो इस सवाल को अपना ही बना लिया है, कम से कम 2-3 शिफ्ट में तो कोच देता है लगे। 1 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल कब होता है, 10 दिन में चलता है, इस बार सवाल था, याद रखिएगा। ये जो फेस्टिवल है ना हॉर्नबिल वाला, 10 दिन तक चलता है, 1 दिसंबर से 9 दिसंबर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर 1 नवंबर 1966, उस समय क्या था, पंजाब का विभाजन का समय था। पंजाब का पुराना नाम था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू। शाह आयोग का गठन किया गया, इन्होंने पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन किया। पंजाब में सिख बोलने वाले जो सिख लोग थे उनको पंजाब रहने दिया, पेप्सू से पंजाब रहने दिया। जो हिंदी भाषाभाषी थे, जो हिंदी बोलते थे, उनके लिए हरियाणा बना दिया गया, ठीक है। और चंडीगढ़ को आज यूटी रख गया। भैया यूटी क्या है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। यूटी क्या है, जिसके पास जो आपको लगता है डिस्प्यूटेड एरिया है या बॉर्डर एरियाज है, जिसके ऊपर केंद्र का तीक्ष्ण नजर होना चाहिए। तो चंडीगढ़ को बना दिया गया यूटी, 7वां यूटी बना। यूटी क्या था मैं आपको बोल रहा था,
जैसे जो जो भी यूटी अभी बने हुए हैं, 8 यूटी हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर को अभी यूटी बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, वहाँ की सरकारें क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके ऊपर पूरी तरह से केंद्र सरकार का एक आंख बनी रहती है हमेशा से। उसी तरह अपना अंडमान निकोबार, वहाँ भी केंद्र सरकार की पूरा स्थिति बनी रहनी चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ को किस लिए बनाया गया है? चंडीगढ़ में पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा का भी कैपिटल है, दोनों मार ना कर ले, इसलिए चंडीगढ़ को यूटी करके अपने पास रख लिए। ठीक है, फिर बात आती है 1971 की, जनवरी का महीना, 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश पहली बार स्टेट बना यूटी से। ये वाला सवाल बड़ा पूछा हुआ है कि पहली बार यूटी से कौन स्टेट बना? हिमाचल प्रदेश। पहले हिमाचल प्रदेश यूटी था और वहाँ से उसको स्टेट बना दिया गया। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, फर्स्ट स्टेट व्हिच फॉर्म फ्रॉम यूटी, 25 जनवरी 1971। फिर 1972 का दशक समय था, वहाँ बड़ा तोड़फोड़ हुआ उस समय आसाम के प्रांत में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एक्चुअल में 21 जनवरी 1972 को आसाम को तोड़ के 3 राज्य बना दिया गया। मतलब आसाम भी रहा, 4 राज्य बनाया गया। आसाम तो खुद भी रहा ना, और उसमें से 3 अलग अलग राज्य बनाए गए। असम से एक मेघालय अलग हुआ, एक त्रिपुरा अलग हुआ और एक मणिपुर अलग हुआ। असम रहा, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सवाल बड़ा बारीकी से पूछा था यूपीपीसीएस में, इनमें से कौन सा राज्य 21 जून को नहीं बना है? मतलब राज्य फॉर्मेशन डे 21 जून नहीं है, समझ रहे? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तीनों का है, असम का नहीं। लेकिन ऑप्शन में असम तो था नहीं, ऑप्शन में लिखा था हिमाचल प्रदेश। अब आदमी वहाँ कंफ्यूज हो जाए कि ये भी तो जनवरी में ही था। लेकिन आपको ध्यान रखना है 21 जनवरी। कैसे ध्यान रखेंगे? यहाँ देखिए 2 और 1 3, 21, 3 से 3 आ गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो हो गई। उसको याद रखने का भी ट्रिक है, मेघा की 3 मणि, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघा की 3 मणि, यहाँ 3 हो ही रहा है 21 जून में। तो ये बात को भी याद रखना बड़ा जरूरी है ना, कोई 25 जून समझ ना ले आप। 21 जनवरी, 2 1 3 हो गया, और मेघा की 3 मणि, 3 उसमें भी आ जा रहा है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। चलिए, अब ये बातें तो मैं आपको कह दिया हूँ। 16 मई 1975 की कहानी, सिक्किम की कहानी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। एक्चुअली 35वां संविधान संशोधन में आपको बोला था उसको सह राज्य बनाया गया था सिक्किम को 1974 में, लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन करके, जो कि 1975 में हुआ, उसको भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। सिक्किम भैया आ गया है 22वां नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि सिक्किम को भारत में मिला लिया गया है। फिर 1987 की दशक बात आती है, 20 फरवरी 1987, 1987, फिर असम को तोड़ा गया और 2 राज्य फिर बना दिया गया। 2 राज्य कौन कौन बने? एक तो असम बना, खुद असम बन के रह गया। 3 बार टूटा, 4 बार टूटा, लेकिन असम अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा, असम के नाम पर रहा है अभी तक। फिर उसमें से अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया, मिजोरम को बनाया गया। यहाँ पे असम का तोड़फोड़ अभी खत्म है, क्योंकि 7 बन चुके हैं। 1963 में नागालैंड बन गया, और फिर 1972 में मणिपुर बना, उसमें से मिजोरम बना, त्रिपुरा बना, मेघालय बना, त्रिपुरा बना। फिर 1987 में अरुणाचल प्रदेश बन गया, मिजोरम बन गया। कहानी आपका हो गया, 7 सिस्टर बन चुके हैं। अब 30 मई 1987 के बाद गोवा को भारत का राज्य बनाया गया। कैसे? यूटी से उठा के। 56वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा को यूटी से उठा के भारत का राज्य बना दिया गया। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। एक्चुअल में गोवा में पहले पोर्तुगीज मतलब आदमी का दबदबा था, मतलब वहाँ अंग्रेज चले गए लेकिन पोर्तुगीज वहीं बस गए। अब ऑपरेशन विजय चलाने पड़ा भैया उनको वहाँ से अलग करने के लिए। 1961 में तो गए हैं यहाँ से, फिर जब चले गए वो लोग तो गोवा को भारत का यूटी बनाया गया था। लेकिन 1987 में फाइनली गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया 56वां संविधान संशोधन के लिए। ये वाला संविधान संशोधन बड़ा पूछता है, नागालैंड वाला 1963 वाला,
नागालैंड 1963 में बना है, और ये 56 संविधान संशोधन 1987 गोवा बना है करके बहुत पूछता है। अब 2000 की दशक की बातें आ गई हैं। 2000 से क्या क्या हुआ है। 2000 में 3 राज्य अलग हुए, 3 राज्यों में तोड़फोड़ मचाई केंद्र सरकार। 1 नवंबर, सब नवंबर के महीने में हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके 1 नवंबर 2000 में स्टेट बना दिया गया। फिर उत्तराखंड की बारी आती है 9 नवंबर 2000 में। ये यूपी से सेपरेट हुआ और इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। पहले उसका नाम अलग था, वो चेंज हुआ। मैं आपको आगे ही जस्ट थोड़ा सा आगे ही मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। 15 नवंबर 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ और भारत का 28वां राज्य बन गया। 28 नंबर छू गया है, देख रहे हैं ना आप। फिर तोड़फोड़ है बाकी अभी। झारखंड 28वां राज्य बन गया, बिहार से अलग हो गए। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर एक्चुअल में बिरसा मुंडा जी जो थे हमारे, उनके जन्मदिन है। धरती बाबा कहा जाता है विश्वकर्मा में अपना बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में भी बना हुआ है। उड़ीसा और झारखंड के मतलब प्रभारी नेता थे उस समय के, मतलब बड़े, क्या मैं बताऊं आपको। उनका बर्थडे है 15 नवंबर को, तो झारखंड आप उसी दिन बोला भैया उसी दिन हमको बना दीजिए, हमारा पूरा 15 नवंबर को ही हम नया राज्य बनेंगे। तो स्टेट डे भी वो लोग 15 नवंबर को ही मनाते हैं। याद रहा आपको, ये मतलब बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें ना क्रम पूछ लेता है। अब मान लीजिए क्रम में कोई दूसरा पूछे तो आप याद रखें। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड में से 2 आ गया तो आपको डेट याद रखना बड़ा जरूरी है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होते हुए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना यूपी से अलग होके। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना बिहार से अलग होके। आगे चलते हैं। 2 जून 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्रा से अलग होता है और नया राज्य बनते हुए भारत का 29वां राज्य बना। अभी थम जाइए, ज्यादा घबराइए मत, थम जाइए थोड़ा। मैं बताऊंगा कैसे 29 था, कैसे अभी मैं 28 पहले आपको बोल दिया, मैं सब बताऊंगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया स्टेट बना, आंध्र प्रदेश से अलग होते हुए भारत का 29वां राज्य बना। फिर बात आती है 370 हटने की। जो 370 इतना बवाल चला था उस समय। 31 अक्टूबर 2019, संभव तो जो न्यूज चैनल वाले बता रहे थे वो अभी ये डेट को भूल चुके होंगे, लेकिन आप नहीं भूलना है, आपको ये डेट बड़ा काम आएगा आगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूटी में तोड़ दिया गया। एक का नाम बना जम्मू कश्मीर, एक का नाम बना लद्दाख। देखिए यहाँ भी जम्मू कश्मीर बना 8वां यूटी और लद्दाख बना 9वां यूटी। तो यूटी बन गया 9, लेकिन स्टेट में कमी आ गया 28। देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट ना था, 29 के अंडर में था। 29 में एक तो कम हो गया तो ये 28 हो गया, लेकिन यूटी संख्या बन गए 2। 31 अक्टूबर को क्यों किया गया? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का बर्थडे है और सरदार पटेल भारत को इकट्ठा करने में, जोड़ के रखने में, यूनिटी को रखने में बड़ा वो योगदान था। इसीलिए हम लोग उसको यूनिटी डे भी मनाते हैं। इसीलिए उन्हीं के ही जन्मदिन पे तोहफा दिए भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 यूटी में डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर 26 जनवरी की बात आती है 2020 को। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को इकट्ठा मिला के एक ही यूटी बना दिया गया। एक्चुअल में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 2 अलग अलग यूटी थे, लेकिन उनको मिला के 2 यूटी कर दिया गया। तो जो 9 था ये अभी 8 बन गया, तो अभी बन गया 28 स्टेट और 8 यूटी। 28 स्टेट और 8 यूटी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ बनाया है, मैं थोड़ा सा इसका वेट कम कर दूँ। और ये फ्लो चार्ट को आपको कैसे भी याद रखना है। अगर बन पा रहा है तो इसको ऐसे एक पेपर में लिख के अपने सामने चिपका दीजिए, ताकि सुबह शाम उठते हुए एक नज़र वहाँ पड़ने चाहिए। जैसे सुबह उठ के चाय पीना आप लोग के लिए ज़रूरी है, उस तरह ये भी ज़रूरी होना चाहिए, ताकि आपको याद रहेगा। ये कोई बड़ी खेल नहीं है इसमें, उसी सबको मैं लिख दिया हूँ। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने, 6 यूटी बने, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, फेडरल कमेटी आई थी। 1 मई 1960 को बॉम्बे अलग हुआ। बॉम्बे से 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे वाला नाम हट चुका है। 1 दिसंबर 1963 में असम से नागालैंड अलग हो गया। 1 नवंबर 1966 से पेप सूबा पंजाब से अलग होकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बन गए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश यूटी से स्टेट बन गया।
21 जून 1972 को आसाम से 3 राज्य बन गए अलग होके, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 16 मई 1975 को सिक्किम, जो कि भारत के बाहर का एक देश था, वो भारत का आज राज्य मिल गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में था। 20 फरवरी 1987 में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बन गया। आसाम से 2 राज्य अलग हुए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 30 में 1987 गोवा यूटी से स्टेट बना। 56वां संविधान संशोधन होता है। फिर आती है 1 नवंबर 2000 एमपी से अलग होता है छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 में यूपी से अलग होता है उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होता है झारखंड। फिर 2 जून 2014 की बात आती है, आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में सेपरेट कर दिया गया, एक तो लद्दाख, एक तो जम्मू कश्मीर। 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली दमन दीप को मिला के दादरा नगर हवेली दमन दीप करके एक यूटी में उसका काम को सिमट दिया गया। तो भारत में बाकी बचे रह गए 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। ठीक है, क्योंकि ये सवाल भी पूछा हुआ है, किसी किसी को कंफ्यूजन है 29वां स्टेट बना था तो 29 में हो जाए, ये सवाल भी पूछता। और एक छोटा सा चैप्टर है रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। अभी अब रिसेंट कल परसों अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं किसी से, तो करंट में पढ़े होंगे कि पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का भी बैठक चल रहा था गुजरात के गांधीनगर में, या तो अहमदाबाद में, कहीं थोड़ा सा मैं भी डाउट है, शायद जामनगर में हो रहा है, गुजरात के ही हो रहा था, अहमदाबाद में ही हो रहा था। ठीक है, स्टेट रिफॉर्म कमेटी जब गठन किया गया तब रीजनल काउंसिल गठन की भी बात उसमें कहा गया था। मतलब स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी 1956 के अंडर में ही रीजनल काउंसिल का गठन हुआ। इसको कौन गठन करते हैं? प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका हेड होम मिनिस्टर है, भारत के होम मिनिस्टर। एक्स ऑफिसो चेयरमैन है होम मिनिस्टर। एक्स ऑफिसो मतलब क्या है? एक्स ऑफिसो मतलब जब तक आप ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पे मालिक हैं, लेकिन जैसे आप अपने पद छोड़ दिए, पद से हटे, तो भैया हम दूसरे आदमी ढूंढ लेंगे। ठीक है, और हमारे अभी पहले जमाने में जब पहली बार रीजनल काउंसिल बना था तो उस समय में 5 रीजनल काउंसिल थे। एक नॉर्थ था, एक ईस्ट था, साउथ था और वेस्ट, और एक सेंट्रल। देखिए ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। नॉर्थ का जो रीजनल काउंसिल था उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, वही साउथ का जो हेडक्वार्टर है उसका है चेन्नई रीजनल काउंसिल का। ईस्ट रीजनल काउंसिल का हेड है कोलकाता, वेस्ट का है मुंबई और सेंट्रल का है प्रयागराज, जिसे आप पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज। ठीक है, 1971 का अधिनियम आता है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल रीजनल काउंसिल गठन होने की प्रस्ताव पारित होता है, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी गठन किया गया और उस समय से उसके हेडक्वार्टर शिलांग, जो कि मेघालय की कैपिटल है, उसको डिसाइड कर दिया गया। यही लिखा हुआ है शिलांग मेघालय 1971 के अधिनियम से। लेकिन उस समय में इसका 7 मेंबर थे। 7 मेंबर क्यों थे? दिमाग लगाइए। सिक्किम जो है वो तो 1975 के बाद में भारत में मिला है, और सिक्किम को पहले ये लोग शामिल भी नहीं किए थे नॉर्थ ईस्ट अपना रीजनल काउंसिल में। लेकिन 2003 में उसमें 8 राज्य मेंबर बन गए 7 सिस्टर के साथ। 7 सिस्टर मतलब अपना असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके साथ सिक्किम को भी मिला लिया गया। ठीक है, आपको कंप्लीट मिल चुका है। अभी छोटा सा चैप्टर बचा है, कब कब नाम बदले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे 4-5 ही नाम हैं, उसके बारे में एक बार देख लेना, सही रहेगा। पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। कोई आदमी अभी इसको पहली बार सुन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उसका, उससे उत्तर प्रदेश बना। कब बना? 1950 में। ये देखिए मैं ऊपर लिखा बाय आर्टिकल 3, क्योंकि ये अभी बड़ा चर्चा में रहने वाला है 1 साल तक। केरल ने केरलम की मांग किया है, अगर ये राज्य बनता है, उसका नाम चेंज होता है, तो बड़ा चर्चा में उठ के आर्टिकल 3 आने वाला है। फिर पीसीएस, यूपीएससी सब इस सवाल को लेके घूमेंगे, आर्टिकल 3 में क्या क्या हो सकता है। कहीं उसमें एक सवाल ना पूछ दे कि भैया यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी कब बन गया। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बना 1950 में। मद्रास नाम था, मद्रास चेंज होकर तमिलनाडु बना 1969 में। 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु बना। आप लोग पहले मद्रास प्रेसिडेंसी सुने होंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी से उठ के रॉबर्ट क्लाइव आए थे मार करने के लिए बंगाल में,
वही मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम तमिलनाडु हो गया 1969 में। मैसूर, टीपू सुल्तान का ज़माना, मैसूर के ज़माना आप जानते होंगे मैसूर को। मैसूर का नाम 1973 में बदल के कर्नाटक कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब लास्ट नॉट द लीस्ट उड़ीसा से नाम को उड़ीसा किया गया 2011 में। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अभी भी हाई कोर्ट के कहीं जगह पे, कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पे उड़ीसा ही लिख रहे हैं वो लोग। पता नहीं इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है, वही लोग जाने। लेकिन हमको दरख्वास्त है, अगर ये हमारा नाम बदल चुका है, उड़ीसा हो चुका है, ओडिया को उड़िया कर दिया गया, तो भैया आप उड़ीसा के होके उसको कैसे नहीं लिखोगे। चलिए, ये थोड़ा सा अंतर की भावना था, ऐसे बता दिए। और दो जो इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, केरल ने अभी डिमांड किया है मेरा नाम को केरलम कर दीजिए। वेस्ट बंगाल ने 4 बार डिमांड कर चुकी है कि वेस्ट बंगाल से भैया हमारा नाम उठा के बंगला कर दो, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। ये दोनों के दोनों अभी तक नहीं हुआ है, कहीं आप मारना तो क्यों हो गया है। इस सब के बारे में इनका बहुत दिन से डिमांड है और ये लोग अभी डिमांड कर रहे हैं। जो होगा पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगा, आगे फिर अधिनियम बनाएंगे तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। मैंने आपको ये यहाँ एक ठो मैप बनाया हूँ, उसमें मैं मेंशन किया हुआ हूँ कि एक मिनट, कौन सा राज्य कब बना। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हो गया। 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश हो गया। ऐसे मैप बनाने थे कि आपको याद भी रहेगा। वो जगह के नाम में जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, क्योंकि अगर इसको पास आप रखते हैं या तो कोई मैप में इसको ड्रॉ करते हैं तो जगह का नाम उसको आपको लिखना है, ताकि आपको मैप का ये तो परिचय रहे कि कौन सा जगह कहाँ है। ऐसे नहीं मैप पकड़ के आपको ढूंढना पड़े, कम से कम आपके माइंड में होना चाहिए कि ये स्टेट कौन सा है। अब लिख देंगे तो एमपी आपके स्वतः लिख देना चाहिए कि ये एमपी है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, कल मिलेंगे फिर एक क्लास के साथ। तब तक टेक केयर, जय हिंद।